एक विभीषण था जिसने पूरी लंका की बर्बादी का कारण था वो विभीषण। आज हम आपको ऐसा विभीषण दिखाएंगे जो पूरी सिस्टम के दुश्मन बने बैठे हैं। अगर आप कभी भी रिम्स गए होंगे तो आपका पाला भी इस विभीषण से जरूर पड़ा होगा। आज आप भी देखिए रिम्स के इस विभीषण को और समझिए कि ये विभीषण कौन है। यह रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों में देखिए रिम्स का ट्रॉली चलाने वाला शख्स मरीज के परिजन से पैसे ले रहा है। पैसे किस एवज में? पैसे इस एवज में कि उसने मरीज जो कि चलने की हालत में नहीं था उसे ट्रॉली से उसके वार्ड तक पहुंचाया, डॉक्टर तक पहुंचाया। ऐसी तस्वीरें रिम्स के लिए आम हैं और अगर आपके पास इन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर ऐसी तस्वीरों के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। आपकी मजबूरी होगी कि आप इन ट्रॉली चलाने वालों को पैसे देंगे ही, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। रिम्स में आपको अगर मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड लेकर जाना है, जांच के लिए लेकर जाना है या फिर एम्बुलेंस से डॉक्टर तक लेके जाना है, आपको इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमने रिम्स के बाहर के दलालों का सच आपको दिखाया था, जिस पर सीएम ने कार्रवाई की बात कही। चलिए, बाहर वालों का तो इलाज हो जाएगा, पर अंदर के विभीषण का क्या करें? ये रिम्स के अंदर के विभीषण हैं जो रिम्स की व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका संज्ञान इस पर भी चाहिए, आपकी कार्रवाई इस पर भी चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। देखिए रिम्स के विभीषण को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। रिम्स के विभीषण अगर इनको कहा जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से आपकी मजबूरी है कि आपको इन्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक आपको मरीज को लेके जाना है तो भी आपको मिनिमम 100 रुपए तो इन्हें देने ही पड़ेंगे। वो 100 रुपए वो शख्स कैसे देगा जिसके पास खाने के पैसे नहीं है? जो रिम्स पहुंच रहा है, रिम्स में 90% या तो ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिनके ऊपर गरीबी की मार होती है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, या फिर रिम्स में ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिन्हें पूरे राज्य भर के निजी अस्पताल रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर वो रिम्स पहुंचते हैं। दोनों ही केस में कोई खुशी खुशी रिम्स नहीं पहुंचता। और ऐसे लोगों से अगर 100 रुपए की भी वसूली होती है इस तरीके से, तो सोचिए कि उन पर क्या गुजरती होगी। अगर आपका मरीज ठीक होता है, आप खुशी से किसी को मिठाई खाने के लिए 100 रुपए दे देते हैं तो वो बात समझ में आती है, लेकिन एक मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाने के लिए, एम्बुलेंस से वार्ड तक ले जाने के लिए, डॉक्टर के पास तक ले जाने के लिए अगर इस तरीके से वसूली हो रही है तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है। एक मरीज को परेशान किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको ये देखना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को ये देखना चाहिए। सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। सत्यव्रत, रिम्स के लिए ये तस्वीरें बहुत आम है। कोई भी शख्स अगर वो रिम्स गया होगा तो ऐसी स्थिति से दो चार जरूर हुआ होगा। हर किसी को पैसे देने हैं तभी स्ट्रेचर मिलेगा, पैसे देने हैं तभी ट्रॉली मिलेगी, ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। बाहर के दलालों के खिलाफ तो कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये अंदर के विभीषण का क्या होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहर के जो दलाल हैं जो कि लगातार रिम्स के वैसे आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दराज से आए, मानसिक रूप से परेशान, क्योंकि आपको पता है अभिषेक, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति के साथ उसका जो पूरा परिवार होता है, जो परिजन होते हैं, वो भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। और रिम्स चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो लोगों को इस अस्पताल से है। लेकिन जैसे ही लोग अस्पताल पहुंचते हैं
या तो उन्हें बाहरी दलालों का सामना करना पड़ता है, उनके चुंगल में फंसना पड़ता है। और वैसे में जो रिम्स के विभीषण है, जो कहीं ना कहीं रिम्स को ही अंदर अंदर खोखला किए जा रहे हैं, रिम्स की जो छवि है उसे बदनाम कर रहे हैं, ऐसे विभीषणों से सामना आपका हर स्टेज पे पड़ेगा। सबसे पहले जब आप रिम्स जाएंगे, इमरजेंसी विभाग जाएंगे, ट्रॉली के माध्यम से जो गंभीर मरीज होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उन्हें ट्रॉली या व्हील चेयर के माध्यम से इमरजेंसी विभाग ले जाया जाता है। जो मरीज भर्ती होते हैं गंभीर रूप से, उन्हें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई संबंधित जैसे जो भी जांच होती है उसके लिए उन्हें ट्रॉली और व्हील चेयर के माध्यम से जांच केंद्रों पर ले जाया जाता है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में रिम्स के ट्रॉली मैन, जिन्हें सैलरी दी जाती है, उनका अवैध वसूली लगातार वैसे परिजनों से चलता रहता है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो महज कुछ मीटर की दूरी तय करने पर ट्रॉली का जो किराया है वो 100 रुपए हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि रिम्स के जो ट्रॉली का जो किराया है वो कितना महंगा है। और सबसे ज्यादा किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए सत्यव्रत। और सबसे बड़ी चीज है, हमने विभीषण को तो दिखा दिया, पर अब आप हमारे साथ बने रहिए। एक अस्पताल और है जिसकी पोल हम खोलेंगे और साथ ही हम दिखाएंगे कि केंद्रीय टीम अगर झारखंड आई तो उसने क्या जायजा लिया। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या जायजा लिया, किस बात से वो संतुष्ट होकर के गई यहां से, वो समझने के लिए आपको अगली रिपोर्ट हम दिखाएंगे। अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पारस अस्पताल की यह रिपोर्ट है, जहां पर व्यवस्था का दंभ हमारा प्रशासन तो भरता है, लेकिन यह दंभ बेकार साबित हुआ। सूबे में एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान ले ली गई सिस्टम के द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट को कि कैसे सिस्टम ने धीरे धीरे उसे मारा। भले ही मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि वो कोरोना से मरा, पर हमारी रिपोर्ट यह सिद्ध कर देगी कि वो कोरोना से नहीं, सिस्टम के हाथों मरा है। यह रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को देखिए। जब यह शख्स जिंदा था हम इसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते थे, पर अब वो कोरोना से मुक्त है। कोरोना ने उसकी जान ले ली। यह शख्स रांची के पारस अस्पताल में एडमिट था, कोरोना संक्रमित था। जिस दौरान यह एडमिट था उसी दौरान केंद्रीय टीम पारस अस्पताल का जायजा लेने पहुंची थी। जिस दिन टीम ने जायजा लिया उस दिन भी हमने सवाल उठाया था, आज भी उठा रहे हैं कि भगवान जाने टीम ने क्या जायजा लिया और संतुष्ट हो गई। पर जब टीम जायजा ले रही थी तब कई चेहरे थे जो हैरान परेशान पारस अस्पताल के बाहर खड़े थे। उनमें से एक चेहरा इस शख्स का भाई भी था। उस दिन उसने न्यूज़ 11 भारत के कैमरे पर फरियाद लगाई थी। सुनिए उस दिन की वो फरियाद। हमको यहाँ से निकाल लीजिए, बहुत कष्ट में है मेरा भाई। सुबह फोन किया, बोला कि भैया हमको यहाँ से बचा लीजिए। सिस्टर ने सब बता रही है कि आपको यहाँ से बड़ा हॉस्पिटल में लेगा जाएगा, रिम्स में। तो ये तो आप क्या ले जाएंगे, तो अंदर ही से भेजना चाहिए ना। अंदर से तो यहाँ पे एम्बुलेंस कुछ सुविधा मिलता नहीं, वहाँ पे जाते वहाँ बोलता जगह नहीं है, तो कहाँ जाए हम अपना पेशेंट को लेके। बहुत कष्ट में है, हमें मदद की जरूरत है सरकार की तरफ से, चाहे जो जहाँ से मदद मिले, पर मदद हमको मिलना चाहिए। अभी पेशेंट का नाम विकास शर्मा, ICU बेड नंबर 3, पारस हॉस्पिटल, HEC रांची। पर इस फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। इनका भाई अब नहीं है। हमने उस वक्त भी पूरी कोशिश की थी इनकी मदद करने की। हमारे संवाददाता ने उस दिन हाथों हाथ अस्पताल के इंचार्ज को फोन लगाया था, बात की थी। वो बातचीत भी सुनिए। क्या समस्या है सर? ऐसा है ना, हम लोग उसको मशीन में लगाए हैं, है ना। अच्छा। सीपैप जब से आया है तब से सीपैप नहीं है ना? अच्छा। हम खुद लगाए हैं उसको। हाँ। तो उनका जो है मशीन के लगाने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल घट रहा बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। और पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा, उसका CT रिपोर्ट हम देखे, उसका लंग बहुत ज्यादा डैमेज है, दोनों तरफ डैमेज हो गए है ना। और उसके चलते ऑक्सीजन लेवल, लंग डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन लेवल हम लोग फुल पे दे रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, यही वजह है। तो उसको सर भेज दिया जाए रिम्स ना, उसमें समस्या क्या है? नहीं, लेकिन समस्या यही कि रिम्स जगह हो तब ना। तो फिर ICU में जगह चाहिए। वहाँ ICU पहले वो लोग को ये करना होगा कि वहाँ जगह है कि नहीं है। तो सर इसको इंटरनली देखा जाए
ये तो जान चली जाएगी ना, नहीं जगह है तो। ठीक, रिम्स में जगह होगा तब ना, बिना अगर वहाँ आईसीयू में जगह तो कैसे भेजेगा उसको, कैसे जाएगा वहाँ पर? अब मान लिया जगह नहीं रहा है तो जान उसकी जाने दिया जाए? नहीं, मेरे यहाँ जितना व्यवस्था है उतना हम लोग कर ही रहे हैं, जितना मेरे यहाँ सुविधा है उसके अनुसार हम इलाज दे ही रहे हैं, है ना। तो आप कहिए तो हम आग्रह करें डॉक्टर सुपरिटेंडेंट से रिम्स के कि उसको इसी जगह बनाई जाए। हाँ, किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, हम आग्रह करते हैं। सब बेकार हुआ। जिस व्यवस्था का आप दम भरते हैं वो सब बेकार साबित हुई। कहने को ये मौत कोरोना से हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहेगी, पर हम जानते हैं वो कोरोना से नहीं मरा, उसे आपके सिस्टम ने मार दिया। आपको भले बुरी लगेगी ये बात, पर सच तो यही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों हाथ खड़े कर दिए गए थे कि भाई अब हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे कम से कम किस सिस्टम का दंभ भरते हैं आप, अगर आप किसी की जान नहीं बचा सकते तो। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आप ही ने बहुत कोशिश की थी, तब जाकर के विकास को रिम्स में एडमिट किया जा सका था। बहुत गंभीर स्थिति थी। सबसे बड़ी चूक तो यह थी कि जिस मरीज को एडमिट किया गया, जिस मरीज के फेफड़े खराब हो चुके हैं, उस मरीज के पास खड़े होकर के और उसके परिजन को बता दिया जाता है कि फेफड़े खराब हो चुके हैं, आपके मरीज की कंडीशन जो है वो बहुत खतरनाक है। किस तरीके के सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर, अजीबोगरीब हालत है। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमसे जो भी मदद बन पड़ा था मैंने वो किया था। पारस अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से उसे रिम्स ले जाना था और सदर अस्पताल में मैंने ही फोन कर कहा था कि इन्हें एम्बुलेंस दिया जाए, चूंकि काफी रूप से गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने को मिलती है इसे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर बीमार है, गंभीर स्थिति में है, और आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी क्या स्थिति होगी। वैसे में ये चीज हमेशा से देखा गया है कि जो चिकित्सक हैं वो बिना हिचके सीधे तौर पर परिजनों को यह कह देते हैं कि आपका मरीज पूरी तरह से गंभीर है, नहीं बच सकता है, उसे बचाना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं चिकित्सकों को मानवीय जो संवेदना है उसका ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसके परिवार के वैसे सदस्य को इस बात की जानकारी दी जाए जो समझदार हो। और यही कारण है कि उसके बाद जो परिजन होते हैं उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। और सही कहा आपने कि भले ही उस व्यक्ति की मौत जो है वो कोरोना से हुई हो, चिकित्सक जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में यह बनाएंगे कि उसकी मौत जो है वो किसी बीमारी से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है। निजी अस्पताल आप जाएंगे तो पैसे के बोझ में दबना होगा, प्राइवेट सरकारी अस्पताल जाएंगे तो सिस्टम का मार झेलना होगा। अभिषेक, बिल्कुल शर्मनाक है ये सत्यव्रत। मतलब समझ में नहीं आता कि आदमी आखिर जाएगा कहां। रिम्स में जाता है उसे दलाल ठग लेते हैं, अगर अंदर जाते हैं तो वहां पर ट्रॉली मैन पैसे लेता है। हमने अपने स्टिंग में दिखाया कि किस तरीके से एम्बुलेंस वाले पैसे वसूलते हैं। और अब जिस तरीके से उस शख्स का रोना तक काम नहीं है, वो शख्स रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। इन आंसुओं का हिसाब अब कौन देगा? वो शख्स जो है वो अब उसे जवाब कौन देगा, क्या जवाब दिया जाएगा? जितना हो सका था वो तो हमने किया, लेकिन शायद रिपोर्ट भले बोलेगी कि उसकी मौत कोरोना से हुई है, पर उसकी जान जो है वो सिस्टम ने ली है। इस बात को भूलिएगा मत, आपको ही जवाब देना पड़ेगा। चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और तमाम हमने खबरें दिखाई चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी हुई। तो सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आपने देखा कि भाई एक शख्स मर गया, उसे मरना था और वो मर ही गया आखिर। लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। क्या हम सब कुछ कोरोना पर डालकर और भूल जाएंगे? ये सोचने की बात है, आप भी सोचिएगा इसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।